Mukhyamantri ji, firstly, the question that I would like to ask you is कि I want to know what is the whole point of yours behind this initiative. डोडरा क्वार की भी स्थिति में जानना चाहूंगी, क्या क्या बदलाव आपके वहां जाने के बाद हुए? देखिए, आप रोजगार को लेकर वो अक्सर सवाल करते हैं कि रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। नोट करनी है, युवाओं को ये सोचना है, ये पॉलिसी रिटायर्ड टीचर को है। रिटायर्ड टीचर, ये युवाओं के लिए नहीं है, युवाओं के लिए रिटायर्ड टीचर है। सरकार का क्या विचार है? क्या आगामी समय में खत्म करना चाहेंगे आप आउटसोर्स पॉलिसी? उप मुख्यमंत्री ने भी डांट लगा दी उस दिन अधिकारियों को भी, डीजीपी को भी और मुख्य सचिव को भी। उन्होंने कह दिया कि आप लोग जो बातें करते रहते हैं नहीं, वो कोई बड़ा मसला। मैडम प्रदेश अध्यक्ष है, आप जो है गुटबाजी का आरोप लगाते रहते हैं। आप कहते हैं 5 गुट उसमें है। कांग्रेस में कितने गुट हैं सर? कांग्रेस में कांग्रेस गुट है, कांग्रेस में एक ही गुट है। कांग्रेस। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो हाईकमांड हमारा फैसला करेगा। इस वक्त हम कुपवी क्षेत्र के टिक्कर गांव में मौजूद हैं। थोड़ी ठंड तो है, लेकिन आसमान एकदम साफ। वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का सियासी मिजाज भी इन दिनों इसी मौसम की तरह कुछ है। साल की शुरुआत से लेकर सियासी इम्तिहान देती आ रही सरकार के लिए भी अब आगामी मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान है। हालांकि चुनौतियां अब भी बरकरार है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए साधनों की उपलब्धि कहीं ना कहीं अब भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस सरकार के लिए आगामी समय, आगामी जो सत्ता है, वो अब भी तलवार की धार पर चलने के समान है। संघर्ष तय है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो राजनीतिक जीवन रहा ही संघर्ष का अभिप्राय है। आप खुद ही देख लीजिए, शिमला के संजौली कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव से लेकर NSUI के अध्यक्ष तक, फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, फिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, 4 बार विधायक और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक आम आदमी की तरह शुरू हुआ ये सफर, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह आगे बढ़ता रहा और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया है। जाहिर है ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आगे ये सफर कैसे चलने वाला है, इसी पर आज की चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर फर्स्ट वर्डिक्ट पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कुपवी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए हैं। सरकार गांव के द्वार एक कार्यक्रम है। इससे पहले डोडरा क्वार मुख्यमंत्री गए थे। मुख्यमंत्री जी, फर्स्टली द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज कि आई वांट टू नो व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ योर्स बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। और दूसरा मेरा सवाल ये आपसे रहेगा कि इससे पहले आप डोडरा क्वार में गए थे, तो डोडरा क्वार में जब आप गए तो वहां से आप वापस आए हैं। डोडरा क्वार की भी स्थिति में जानना चाहूंगी, क्या क्या बदलाव आपके वहां जाने के बाद हुए? देखिए, आम आदमी और खास आदमी जी में फर्क नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। है ना, आम आदमी और खास आदमी में फर्क नहीं होना चाहिए। जी। आम आदमी जो है वो ये सोचे कि सरकार भी उसका भाग है। बिल्कुल। और गांव के लोगों को भी ये पता होना चाहिए जी। कि हम जब गांव के परिवेश से निकलकर जीवन जीने के लिए आगे राहें चुनते हैं जी, तो जिस परिवेश से आप निकले होते हैं उस धरातल को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर हम गांव के परिवेश से निकले। पहले 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती थी जी। अब वो थोड़े धीरे धीरे शहरों में बसनी शुरू हुई है। पर हमारे को खुशी इस बात की है, गांव में भी हमारे शहरों जैसी सुविधा है, वैसी सुविधा नहीं है। बिल्कुल। इसमें जो कमियां हैं, इसमें कमियों को एक अनुभूत किया जाता है, अनुभव किया जाता है कि हमारे यहाँ ये कमी है, तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। तो और उस कमी को पूरा करने के लिए हम अनुभव करते हैं कि कभी किसी क्षेत्र में चले गए। अब जैसे हम डोडरा क्वार गए, वहाँ रोड है, उसके साथ एक उत्तराखंड को रोड जाता है 2.5 किलोमीटर। अगर रोड बन जाएगा जी तो जल्दी हो जाएगा। और अधिकारी भी तेजी से कार्य करते हैं। अधिकारी सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी गए हैं, किसी भी समय मुझसे कार्य कर देंगे। उसी तरह मैंने पहला जब हिमाचल डे था, उस हिमाचल डे में भी मैं काजा गया, तो वहाँ काजा के लोगों से मिला और वहाँ अपने उनकी प्रॉब्लम को समझा। तो उन्होंने बिजली नहीं होती क्योंकि बर्फ पड़ जाएगी और ट्रांसमिशन लाइन इतनी ज्यादा, तो लॉस ही ज्यादा। तो हमने वहाँ 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। उसका मैंने अभी उद्घाटन करने जाना। अगर वहाँ मौसम होगा तो उसमें बैटरी बैकअप भी दिया। अगर कभी लाइट चलेगी तो वहाँ 4-6 घंटे लाइट रहेगी। और वहाँ अभी हम डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का अनुभूत कर रहे हैं
जी। तो मेरा मानना है कि हम गांव के परिवेश से निकले, पढ़ लिख गए, तो शहरीकरण के भौतिकवाद में जाकर ना रुके, अपने गांव की धरती को याद रखें और गांव में रहने वाले लोग जिन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी देखिए, कल भी जब आप यहाँ पर आए और सुखाश्रय योजना की जब भी हम बात करते हैं, तो आप सुखाश्रय जो आपकी योजना है उसको लेकर आप काफी ज्यादा सेंटिमेंटल दिखाई देते हैं, काफी इमोशनल आप उसको लेकर दिखाई देते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट क्या आपके जीवन में रहा है कि कोई इंसिडेंट नहीं है। बहुत क्लोज है ये योजना? नहीं, ये क्लोज इसलिए है जी कि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बच्चों को ना अपने दया भाव पर नहीं रखना चाहिए जी। वो अपने, हम जब किसी बच्चा को अनाथ हो गया तो उसको हम अपने ऐसा ये सोचते हैं कि इसको मैं पाल लूंगा, जी। पाल लिया, उसके ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिया, फिर उसको मानव आदमी के स्वभाव में होता है जताना भी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इनको अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान से कैसे जोड़ना। ये सोच कहाँ से आई? मैं वो ये जानना बस चाहती ये हूँ सोच आपसे। मैं पहले से करता हूँ बच्चों के साथ, पहले से आप पहले बच्चों के से लिए करते हैं। कई पहले से जाता रहा। तो मैं सोचता था कि मैं इनको अगर मदद कर रहा हूँ तो ये मेरी दया पर निर्भर है, इंतजार कर रहे हैं मेरे पैसे का और ये करते का कुछ बच्चों के साथ। तो पहले से वहाँ जाके बालिका आश्रम कहीं भी जाके और भी बच्चे जो मेरे को नौजवान में मिलते थे, तो मैंने बोला इस स्वभाव को हमको बदलना पड़ेगा। और इस स्वभाव को बदलने के लिए मैंने इनके लिए एक ऐसा कानून बनाया ताकि ये सोचे कि हमारा को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, और संपदा का एक भाग इनको भी मिलना चाहिए। उस संपदा की जो मैं बात करता हूँ जो, तो एक भाग इनको मिलेगा। हमारे जो बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनको 27 साल तक मिलेगा। क्योंकि 27 साल तक बच्चा बालिग भी जो होता है, बेटा भी बालिग हो जाता है, पढ़ाई कर रहा होगा तो PhD भी कर लेगा, MPhil भी कर लेगा, सब प्रकार का खर्चा जो एक परिवार का लोग दे और अपनी जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकता है। जी बिल्कुल। इन बच्चों के बारे में तो आप सोच ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन प्रदेश के जो युवा हैं वो भी प्रदेश के ही बच्चे हैं। रोजगार को लेकर वो अक्सर सवाल करते हैं कि रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी समस्या रहती है युवाओं की। सड़कों पे भी आपने देखा होगा। देखिए हिमाचल में जो सरकारी नौकरियां हैं वो बहुत कम है। नहीं, उसका तो हम कर सकते हैं जी, लेकिन कितनी करनी है सरकारी नौकरियां, उसके बारे में हमको ये सोचना है कि सरकारी नौकरियों के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बीजेपी ने तो 5 साल में 20,000 निकाले, हम तो 31,000 निकाल रहे हैं, लेकिन रोजगार के साथ साथ उनको काम कैसे दिलाना, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी जो पॉलिसी आपकी सरकार लेकर आई है गेस्ट टीचर पॉलिसी, उसके चलते युवा जो है कुछ हद तक उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये शॉर्टकट एक सरकार ने निकाल दिया है। नहीं, शॉर्टकट नहीं है। युवाओं को ये सोचना है, ये पॉलिसी रिटायर्ड टीचर को है, रिटायर्ड टीचर, ये युवाओं के लिए नहीं है। युवाओं के लिए नहीं, रिटायर्ड टीचर है। और जो कोई रिटायर्ड करके घर में बैठा है जी, तो क्या पॉलिसी है इसको समझ नहीं रहे। गेस्ट टीचर में इसको गलत इलेबोरेट कर रहे। जैसे कि कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जी जी जी, कोई इंग्लिश का लेक्चरर छुट्टी पर चला गया 4 दिन के लिए, जी, तो 4 दिन उन बच्चों की कोई इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होगी, जी, क्योंकि वो मैडम छुट्टी पर चलेगी, ना ट्रांसफर कर सकते हैं। जी, तो उस 4 दिन की भरपाई के लिए अगर कोई रिटायर्ड इंग्लिश का टीचर है या किसी ने नेट सेट क्वालिफाई कॉलेज में किया हुआ है, जी, तो वो 4 दिन पढ़ा सकता, उसके पैसे फिक्स कर दिए कि बेचारे को पढ़ाने के पैसे मिल सके। जी, कोई भी रिटायर्ड टीचर जाएगा कि मुझे मैं चलो एक क्लास पढ़ा देता हूँ, तो एक क्लास के उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये है, वो कोई नौकरी नहीं है। That is a stopgap arrangement to improve the quality of the education. वैसे आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर सरकार का क्या विचार है? क्या आगामी समय में खत्म करना चाहेंगे आप आउटसोर्स पॉलिसी? आउटसोर्स भी एक शोषण है। जी बिल्कुल, शोषण तो है, एक शोषण है, ठेकेदार के पास ज्यादा है जी। लेकिन अभी इमीडिएटली भरने हैं तो आउटसोर्स पर भरने हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आउटसोर्स धीरे धीरे कम करके हमें चाहे रेगुलर नियुक्तियां करनी है, सरकार में किसी की प्रकार से नियुक्ति करनी, ताकि वो जिंदगी भर ये सोच सके कि मेरा जीवन सेफ है। वैसे प्लान क्या है आपका, कैसे आप आउटसोर्स खत्म के बारे में आप भी कुछ, अब युवा साथी है, आप भी कुछ एडवाइस करिए कि कैसे करना है, युवाओं से पूछेंगे। जी बिल्कुल, ये तो हम एडवाइस करेंगे ही। देखिए मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ समय में देखें तो काफी कंट्रोवर्सीज में जो है सरकार रही है, चाहे वो समोसे को लेकर हो, टॉयलेट टैक्स को लेकर हो। तो ये जो इस तरह की घटनाएं रहती है, इसको लेकर देयर इज अ सेइंग आउटसाइड की अधिकारी जो हैं, इन घटनाओं को ज्यादा अहमियत देनी नहीं। जी
बिल्कुल नहीं दे रहे हैं हम, लेकिन देखिए जैसे अधिकारी जो है कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अधिकारियों की जो मैनेजमेंट है इस सरकार के तहत वो इस सरकार के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो रही है। हमने देखा भी, अधिकारियों को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, और हमने देखा भी, अधिकारियों को भी सोच बदलने की जरूरत है। और मैं ये एक्चुअली हम मेरा हमेशा से एक दायित्व रहता है कि कैसे किस नियम को परिवर्तन करके जी व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनाना है। जी, तो कई जगह अधिकारी हमारी सोच को समझ नहीं पाते। समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब समझ गए। उप मुख्यमंत्री ने भी डांट लगा दी उस दिन अधिकारियों को भी, डीजीपी को भी और मुख्य सचिव को भी। उन्होंने कह दिया कि आप लोग जो बातें करते रहते हैं नहीं, कि वो कोई बड़ा मसला नहीं है। कोई बड़ा मसला नहीं है, आप ऐसा समझते हैं। सारे लोग, अधिकारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अधिकारी अच्छा काम, अगर अधिकारी अच्छा काम नहीं करते तो हम 1500 रुपए कैसे दे पाते? जी, अगर अधिकारी अच्छा काम ना करते तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे दे पाते? लेकिन कंट्रोवर्सीज भी तो हो रही है सर। वो होती है, उसमें अधिकारियों की गलती नहीं मानते आप? नहीं, अधिकारी निचले लेवल पर भी कई बार कागज मैं भी नहीं देखता, कई फाइल साइन कर देता हूँ, तो फाइल के कागज क्या लिखा हुआ उसमें इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता जी। सुबह से पहले ढेर होता है कागजों का ना, तो कई बार फाइल नहीं पढ़ते, तो उसमें कोई नहीं, पर इंटेंट अच्छी है। इंटेंट आप चाहे देखो राजीव गांधी हमने ई टैक्सी योजना स्टार्ट की, बिल्कुल, तो अधिकारी उनको मैंने कहा कि मैंने स्टार्ट करनी है। फिर प्राकृतिक खेती की योजना स्टार्ट की। कोई देश का ऐसा राज्य नहीं है जी जहां मक्की का समर्थन मूल्य 30 रुपए में किलो मिलता होगा और गेहूं का मूल्य जी 40 रुपए मिलता, कोई भी नहीं रहा। अच्छा, दूध का मूल्य 45 रुपए में मिलता होगा, तो ये अधिकारी है। अब राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आपको भी नहीं पता होगी, पर मैं उसको बताना चाहता हूँ। बताइए आप जरूर। राजीव गांधी की स्टार्टअप योजना एक ऐसी है कि इसमें एक कोई भी यूथ होगा जो टैक्सी लेगा इलेक्ट्रिकल, जी, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेगा जी, अगर उस गाड़ी की कीमत 20 लाख है तो सरकार उसको 10 लाख की जी सब्सिडी देगी। जी जी, और उससे सरकार चाहेगी कि 10% अपना अनुदान मनी उसमें जमा करवाए। 10% का मतलब हो गया 20 लाख में 2 लाख और 1 लाख में 10% का मतलब 1 लाख। जी जी, 10 लाख की गाड़ी में जी 5 लाख सब्सिडी होगी। जी, फिर उसको हम सरकार में लगाएंगे, जैसे जल शक्ति में लगाएंगे, हेल्थ में लगाएंगे, वन में लगाएंगे। उसको हम बोलेंगे 50,000 रुपया महीना आपको 10 लाख की गाड़ी पर। अगर किसी ने 24 लाख की गाड़ी ली तो उसको 12 लाख की सब्सिडी मिलेगी और उस हिसाब से किराया मिलेगा, तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा, गाड़ी वो लेगा। फिर वो सरकार में गाड़ी लगी, सरकार की गाड़ी का ना तो ड्राइवर रखने की जरूरत पड़ेगी, ना डीजल की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा कि उसको 2-3 साल में गाड़ी फ्री हो जाएगी, उसका जीवन भी सुधर जाएगा। तो इस प्रकार की योजना हम लेकर आए हैं। जी, मुख्यमंत्री जी 2 साल का कार्यक्रम जो आपका रहा बिलासपुर में, उसमें हाईकमान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं पहुंचे। क्या कुछ ऐसा है कि आपका हाईकमान ये सोचता है कि हिमाचल बहुत छोटा राज्य है तो वहां ध्यान देना जरूरी नहीं, वहां के कार्यक्रमों में जाना जरूरी नहीं, क्योंकि 1 साल के कार्यक्रम पर भी नहीं आया था आपका हाईकमान? जब 1 साल के कार्यक्रम पर नहीं आया जी, दूसरे साल पर कार्यक्रम पर नहीं आया, तीसरे साल पर नहीं आया, चौथे साल पर आएंगे, 5वें आएंगे। रणनीति होती है, ये रणनीति है कि इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी समय आ सकते हैं। जी, वैसे हाईकमान का पूरा ध्यान रहता है हिमाचल प्रदेश में? हाईकमान से मैं नीतियों को चर्चा करता हूँ, राहुल जी से मेरी बात होती है, राहुल गांधी से नीतियों में चर्चा करता हूँ। वो बोलते हैं कि आम लोगों के जीवन में सुधार होना चाहिए, हम कर रहे हैं। जी, अब जिस प्रधानमंत्री जी के बेटे की ये सोचो कि आम लोगों तक अब कैसे पहुंचना है, तो उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि आए नहीं आए, ये गलत बात है। जो है मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे को उन्होंने बोला काम करो और हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये पहली ऐसी सरकार है जो पारदर्शिता तरीके से काम कर रही है। जी, और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम और पारदर्शी तरीका अपनाने के लिए कोई कानून भी बना सकते हैं ताकि लोगों को सब चीजों का पता लगे। जी, आपका जो कार्यक्रम रहा उसमें उसको लेकर आरोप जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगाए एक सरकार के खिलाफ, सरकार का जो कच्चा चिट्ठा है, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने सौंप दिया है राज्यपाल को, जिसमें आपके परिवार पर भी आक्षेप लगाए गए हैं, काफी कुछ उसमें कहा गया है। और मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, माइनिंग को लेकर आरोप लगाए हैं, अलग अलग स्कीम्स को लेकर, जमीनों को लेकर आरोप लगाए हैं। तो इन्हें आप किस तरह से देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी आरोप बीजेपी जो है लगाने लगी है, वो भी भ्रष्टाचार के? मुझे एक बताइए, कौन से कार्यालय पर क्या लगाया? जी, मैं बोल दूं जी,
आप नेहा दीवान भ्रष्ट है? नहीं कोई लोग तो नेहा दीवान भ्रष्ट होगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं लेकिन है ना। जवाब आप क्या देंगे उनको? नहीं सर, तो ये बात है। तो जी। पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि जो आरोप लगाते हैं जी जी उसकी जी वास्तविकता में जाए। जी आप एक बात बताइए कि जी उसने उसको बोला, स्टैंडिंग लैंग्वेज है। जी अगर लोकायुक्त में एफिडेविट फाइल करेंगे तो मैं सारी इंक्वायरियां करवाऊंगा। जी, आप इंक्वायरी करवाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एफिडेविट फाइल करेंगे जी क्योंकि एफिडेविट सच होगा। जी 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 ये तो कच्चा चिट्ठा है। जी, इन्होंने क्या आरोप लगाने जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे। ये मैं खुद- तो मुझे मेरे में इन्होंने क्या करना। पर एक बात बताओ, मैं जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, जी 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 किस माइनिंग की बात कर रहे हैं? ये नदौर में जो ईडी जी जी नंदौन में ने रेड जी किया। जी जी बिल्कुल, ईडी रेड को लेकर। हाँ, बहुत अच्छी बात की। मैं कहना नहीं चाहता था, जी बताइए। पर आपने पूछ लिया तो मैं जी। बताता हूँ। जो ईडी में 2 अरेस्ट हुई है, जी बिल्कुल। उसमें एक ज्ञानचंद जी ज्ञानचंद, उनके बारे में भी काफी कुछ कहा जाता विधानसभा में मेरा समर्थक है, जी। मुझे मदद करता है, जी। राइट। है। जी जी लोकसभा में अनुराग ठाकुर को समर्थन करता है, और जहां उनका क्रशर लगा ना ज्वालामुखी में, जी 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 वहां उज्ज्वला जी को करता है। और जो दूसरा आदमी अरेस्ट हुआ है जी जी वो जी, बीजेपी का कार्यकर्ता है। यानी कि सबके लिंक्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं आप? अब वैसे ही है, व्यापारी है जी ना, जी वो जुड़े हैं। अब सुनिए, जी बताइए। इन्हीं के साथ 10 साल पहले एक भाई बहन ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, इन्हीं के ज्ञानचंद जी के साथ, जी 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 नदौन में। तो मैंने क्या किया था, जी मैं ना कभी इन आरोपों से डरता नहीं। मैंने हाई कोर्ट में 1 लाख रुपया जमा करवाया। किसमें करवाया? आपने उन पे जो ये लगाए थे क्रैशर के जी, जी, साथ, जी। इसी संदर्भ में इसी संदर्भ हाई कोर्ट में 1 लाख रुपया जमा करवाया जी, और मानहानि का कुछ- मानहानि का दावा किया। जी और एक अमर उजाला का पत्रकार है, जी और एक दैनिक सवेरा का पत्रकार है। जी एक पत्रकार को मैंने माफ कर दिया था। जी उनके खिलाफ आज भी हाई कोर्ट में 10 साल पुराना केस चल रहा, एक। जी दूसरा, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रही, 2। जी और जो ईडी में जो अब अरेस्ट हुए, इसमें 4 आदमी है। सच नहीं बताते ना, झूठ ही लगाना है। जी 4 आदमी है। जी 4 आदमी में से 2 आदमी जो अभी बीजेपी के ज्वालामुखी के कर्मठ कार्यकर्ता है। और क्रैशर किसने सैंक्शन किया? बताएं। क्रैशर तो वो जो अपना जो जिसको बोलते क्रैशर मंत्री कौन थे पहले, पिछले इंडस्ट्री उद्योग मंत्री जी जी विक्रम ठाकुर जी। विक्रम ठाकुर। किसने किया? विक्रम ठाकुर जी और मुख्यमंत्री कौन थे? जयराम ठाकुर जी। जी तो जाओ, ये कच्चा चिट्ठा ईडी को भी तो दो ना, गवर्नर को क्यों दे रहे? हम जी। राजनीति में बोलना व्यापार करने नहीं आए हैं, हम ईमानदारी से लोगों की सेवा करने आए हैं। जी और हमारे जीवन में कभी ये उद्देश्य नहीं रहा है जी कि किसी से हमको आज भी बोल दे, 2 साल में कोई भी बोल दे कि हमने किसी से 2 पैसे भी नहीं लेते, हम ना हम किसी को फायदा देते हैं। मैं सिर्फ हिमाचल के लोगों की सेवा के लिए हूँ। जी और हिमाचल की जब तक रहूंगा तो ये सोचकर फैसले लेता हूँ कि मैं आज मुख्यमंत्री, मैंने जनता की फेवर में फैसले लेने हैं। कुछ फैसले कड़वे होते हैं लेकिन उसका आम आदमी पर असर अच्छा पड़ता है। नहीं, आम आदमी पर प्रभाव नहीं है, जी लेकिन आने वाले समय में मीठे होंगे। अब मुझे बताओ, बिजली की सब्सिडी बड़े बड़े होटल वालों को देने की क्या जरूरत है कोई जरूरत? अब अदानी, उनको तो नहीं। आप ही बताइए, अदानी और को अल्ट्राटेक वालों को हम सब्सिडी देंगे, 1 रुपये क्यों दे? वो आपका अधिकार है, इन बच्चों का अधिकार है, ये जो पीढ़ी है इनका अधिकार है। जी और आप बताइए, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने नेतृत्व में अदानी के केस के 280 करोड़ वापस देने से मना कर दिया और हाई कोर्ट से जीता? वाइल्ड फ्लावर हॉल में 280 करोड़ लेना है उनसे, 300 जी। करोड़ एक होटल का, और वो केस जीता। कौन है जी, ऐसा? बिल्कुल। तो हमने अपनी चीज को लुटने नहीं दिया, तभी मैं बोलता हूँ कि संपदा को लुटने देंगे। लेकिन टूरिज्म वाले कुछ जो होटल्स हैं सर, उनको हाई कोर्ट ने बंद करने के भी आदेश दे दिए थे, तो वो मिसमैनेजमेंट नहीं, हाई कोर्ट ने ठीक कहा भी, और एम्प्लॉयज यूनियन भी कह रही है। हाई कोर्ट ने ठीक क्या कहा? क्या गलत कहा उसने? कि बंद कर दीजिए नहीं, होटल। उन्हें उसने बोला कि अगर तुम इनकी सैलरीज नहीं दे सकते, जिनकी है नहीं, तो आप कर दीजिए। उसने क्यों गलत बोला? और जो कहते हैं बहुत ही लॉस मेकिंग है, जहाँ 20% का रेवेन्यू भी नहीं आता, बंद करने को नहीं बोला। जी 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 उन्होंने बोला इन होटलों को आप आउटसोर्स कर सकते हैं और आप उनसे पैसा कमा तो कर वो तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाएगा सर? मतलब बाहर हिमाचल तो सरकार की उसमें संपदा क्या है। फर्क है? उसमें फर्क संपदा कैसे है? वाइल्ड फ्लावर हॉल कैसे था? वाइल्ड फ्लावर हॉल है, हम उनसे हर महीने पैसा लेंगे, ऐसे मतलब लीज पर कुछ ऐसे जाएगा लीज वो। है, ऐसे थोड़ी मतलब आप देंगे। दे नहीं दे रहे हैं। नहीं देंगे, नहीं देने भी नहीं चाहिए।
बस आप चलवाएंगे। अब जो है वो सारे टूरिज्म के लोगों को पास पैसा है। मतलब पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा होटल्स का? प्राइवेटाइजेशन नहीं है, खोलने को हम और होटल भी खोल रहे हैं। कौन कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन? इसको ब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूल। मैं भी गाँव सर, मुझे भी पता है थोड़ा बहुत। क्या बात है? भाजपा पर आप कहाँ का गाँव है आपका? मेरा सर, मैं शिलगांव से हूँ, शोगी के पास ही है, शिमला से ही हूँ सर, ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा पर आप जो है गुटबाजी का आरोप लगाते रहते हैं। आप कहते हैं 5 गुट उसमें है। कांग्रेस में कितने गुट हैं सर? कांग्रेस में कांग्रेस गुट है। कांग्रेस में एक ही गुट है, कांग्रेस गुट है सर। एक वीडियो भी वायरल हुआ था कार्यक्रम से, जिसमें प्रतिभा सिंह जी को बोलते बोलते रोक दिया था। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको मैडम प्रदेश अध्यक्ष है जी, और उनको रोका किसने नहीं थी। 20-25 मिनट हो गए तो क्योंकि शुक्ला जी का ने भी जाना था, तो उनसे बम्बर जी ने अनुरोध किया कि थोड़ा जल्दी कर दे। बस, तो उसको इतना बड़ी बात, थोड़े नाराज उस पे हो गए थे। नहीं, नाराज नहीं हुए तो उन्होंने, वो ऐसा होता ना, भाषण में कई स्टेप होते हैं जी, तो उस स्टेप के बाद उनका वो पॉइंट आना होता है, वो पॉइंट आना पड़ता है जी जी, तो कुछ पॉइंट छूटने जाए तो नेचुरली उन्होंने उस ढंग से तैयार की थी। नाराज की नहीं आ पाता है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसी कोई बात नहीं। साल की शुरुआत में कुछ नेता जो हैं आपके, वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। अक्सर ये देखा जाता है कि इतना बीजेपी से ऑफेंड नहीं होते जितना उन 6 नेताओं से आप नाराज रहते हैं। खासतौर पर हर्ष महाजन जी को लेकर भी कई तरह के बयान आपने दिए हैं। दोस्त थे, मैं जानता हूं। आपके दोस्त थे वो? फिर आपको छोड़कर गए, आपको बुरा नहीं लगा? जब वो एमएलए नहीं बने थे ना, तब से जानता हूँ मैं उनको। जी। किनको? नहीं, मेरे को छोड़ने की नहीं बात है, मेरे को छोड़ने की बात नहीं, जो राजनीति वो कर रहे हैं। किस तरह की राजनीति? आप नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ उनके हर कदम का, मैं उनका जानता हूँ कि अगले कदम में क्या करते हैं वाले। बीजेपी तो चल नहीं रही है, बीजेपी तो या वो सलाहकार है, वो आजकल बीजेपी हर्ष महाजन ही चला रहे हैं हिमाचल की। जी, हर्ष महाजन बीजेपी चला रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मोटिव क्या मानते हैं आप उनका, कि क्या मोटिव है उनका ये पूरा गेम करने पर, या उनका मोटिव ये है कि जिन लोगों ने उनको, मैं उनके मोटिव को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे साथ वो एनएसए, यूथ कांग्रेस नहीं 25-30 साल रहे हैं जी जी जी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस पर ज्यादा उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है, वो अपना कर रहे हैं। सर, 2 साल हो गए सरकार को, एक मंत्री की कुर्सी अभी भी खाली है। ऐसे कयास भी लग रहे थे कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, कुछ मंत्री बाहर जा सकते हैं, नए मंत्री आ सकते हैं। ऐसा कुछ होना है अभी हिमाचल में? देखो, राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती है, संभावनाएं हैं अभी, हमेशा संभावना रहती है। कौन क्या बनता है जी, हो सकता कोई एक मंत्री में शामिल हो जी जी जी, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम मंत्रिमंडल में जो भी संभावनाएं होगी वो आपके सामने आएगी जी। मिसमैनेजमेंट हुआ है कैसा थोड़ा सा, क्योंकि सीपीएस जब से हटे हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद से जो सियासी संतुलन था प्रदेश का, क्या वो बिगड़ा है, आप मानते हैं कांग्रेस का? ऐसा है जी कि गंदगी जब जाए ना जी, तो साफ है, बिल्कुल सियासी संतुलन साफ है। गंदगी किसे कह रहे हैं सर आप? जो गए मंत्रिमंडल में, उनका पहले आप पूरा इतिहास देख लेना जी 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 जी, उनको आप सुन तो लेना जी जी, बिल्कुल है जी। अब सबको मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता था जी, तो ठीक है, उसमें उनकी पृष्ठभूमि क्या थी जी जी, वो कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहे। मेरे साथ तो क्या रहना, कांग्रेस के साथ तो क्या रहना, कांग्रेस के साथ रहे नहीं हो। चलिए सर, इस गांव में आप आए हैं, कैसा लगा आपको इस गांव में रहकर, एक बार वो भी बता दें आप अंत में इस इंटरव्यू के। आपको कैसा लगा? सर, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, आपके साथ हम डोडरा कौर भी गए थे, अब इस गांव में भी आए हैं, तो आपको अच्छा लगा ना? जी जी बिल्कुल, तो ठीक है, हम को अच्छा ही लगा जी, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। गांव वासियों के बीच में रहकर सब। एक मेरा सवाल रह गया सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो है केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होता है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो हाई कमांड हमारा फैसला करेगा। आपका हाई कमांड फैसला करेगा, ठीक है जी। तो चलिए, ये हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज इस गांव में ये थे। सम्मानित करो जी, धन्यवाद।